क्या आपको लैंड किया कि यस आपको एक मस्टैंग ही बाई करनी है? जब आप स्टूडेंट रहते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें मन में रहता है कि यार कि एक स्पोर्ट्स कार कुछ होती है, ले सकते हैं। तो इंडिया में हमको तो क्या पोर्शास लैम्बोर्गिनीज यही पता थी। मस्टैंग तो जब इंडिया में उन्होंने लॉन्च की तब पता चला कि ये कार भी हम ले सकते हैं करके। उसके पहले तो ये अनअटेनेबल लगता था स्पोर्ट्स कार। तो मैं उस समय 26 साल का था। मैंने डिसाइड किया था मैं 30 का होऊंगा तब तक मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं ले लूँ। अगर नहीं लिया तो नहीं लूँगा फिर। जस्ट यू आर 35 हाँ राइट। सो ये जो आपने मोर देन 1000 सर्जरी की है, जी, सो जी। दो की बहुत ही रेयर है। मैं सोचता हूँ कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन बनना है। ये कोई बहुत करने रेयर वाला फील्ड नहीं। है ये। हाँ, बहुत रेयर फील्ड है। आपको कोई सिखाने के लिए भी 8 महीने बाद का अपॉइंटमेंट देगा कि 1 हफ्ते के लिए आना, 8 महीने बाद। तो आप 8 महीने क्या करोगे? आप वीडियोस देखोगे। उस समय तो उतनी नहीं थी, पर जितनी थी मैंने एक भी वीडियो नहीं छोड़ी जो यूट्यूब या कहीं पे अवेलेबल हो और उसकी वीडियो मैंने नहीं देखी। सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग है ना, तो हाँ, आपने हाँ। बहुत तो उसके जी, जी। बारे में बताइए। ट्रेंड आ रहा है, लोग समझते जा रहे हैं कि सिटिंग भी उतना ही नुकसान कर रहा है जितना स्मोकिंग कर सकता है। Right. लंग्स को नहीं कर रहा है स्मोकिंग की तरह, लेकिन आपके बैक को कर रहा है, आपके नेक को कर रहा है, आपके जॉइंट्स को कर रहा है, खराब कर रहा है। डॉक्टर्स कितना भी अच्छा हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप बहुत मेजर है। तो मैंने ना अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था जिसमें मैं लोगों से बात करता था, पेशेंट से बात करता था। बहुत सारे लोग पेशेंट से बात नहीं करना चाहते या उनके रिजल्ट नहीं दिखाना चाहते। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं अच्छा करता हूँ, लेट द पेशेंट टॉक। कई साल बाद तो मैं सीधा चल पा रहा हूँ। आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? तो मैंने दिन में सुबह उठ के टारगेट रखा, आज मुझे एक वीडियो बनाना है, जैसा भी बने मुझे पोस्ट करूंगा। तो जब मैंने खुद के स्वाद में कंटेंट बनाया, अपने से बोल के बनाना है और सोचा कि मुझे बस बनाना है, तो उसी एक हफ्ते में एक वीडियो मेरा 1 मिलियन क्रॉस कर गया। वैसे कंटेंट क्रिएशन बहुत फन नहीं है, जो लोग जानते हैं, जो कर रहे हैं उनको भी पता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए रोज बैठ के वही कंटेंट बनाना एक सज़ा है। आपको बस नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको कोई वैल्यू ऐड करना चाहिए। बेरोजगारों की संख्या बहुत है इस पॉडकास्ट सुनने के लिए भी। वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। आज के हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर अंकित, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और स्पेसिफिक स्पाइन सर्जन है, जिसने मोर देन 1000 सर्जरीज की है। एट द एज ऑफ 35 उसने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की है। तो वो अपनी लाइफ से जुड़ी जर्नी के बारे में शेयर करेंगे। वो एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो हम उनसे डिस्कस करेंगे कि एज अ कंटेंट क्रिएटर किस तरीके से आपको फोकस करना चाहिए। और साथ में उनकी बहुत सारी रील वायरल हुई है और वो एक ड्राइव करते हैं ग्रीन कलर की मस्टैंग, जो कि डेफिनेटली हम सब की एक ड्रीम कार है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी स्टोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उन्होंने अचीव किया, और मैनिफेस्टेशन जो बहुत ही वो हार्डकोर बिलीवर हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल सेशन होने वाला है, तो ये वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारे for having me. पॉडकास्ट में आने के लिए और इतने आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। सो कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर। ओके। सो अंकित सर, अपनी इनिशियल डेज के बारे में बताइए कि जो आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ जो आपको एक तरीके से प्रेरणा देती है, मोर देन आपने अभी तक 1000 सर्जरीज की है। हाँ सर। और एट द एज ऑफ 35, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बहुत रेयर है। हाँ और स्पेसिफिक टू स्पाइन सर्जरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं जो लोग स्पाइन में हैं। हाँ तो कैसे आपको एक प्रेरणा मिली और क्या स्टोरी है आपकी, आपने कैसे स्टार्ट किया? सर, मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई एज ऑर्थोपेडिक सर्जन चालू की थी। मैं रायपुर में ट्रेन होके आया था कि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करूँगा, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर चीज़ है कि जो भी यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन बन के आते हैं तो उससे मैं नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक बहुत ही ग्लैमरस सर्जरीज है, इंस्टेंट रिजल्ट है। Okay. मैं जब रायपुर में आके काम करना शुरू किया, इसकी ट्रेनिंग लेके आया था, तो मुझे रियलिटी पता चली कि एक Tier 2 सिटी में काम करना अलग है। आपकी ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यहाँ की डिमांड्स कुछ और हैं। ओके। यहाँ के लोगों को कुछ और चाहिए और यहाँ की ज़रूरतें ही कुछ अलग थी। मेरी प्रैक्टिस में मैं सबसे ज़्यादा फिर स्पाइन के पेशेंट्स को देखने लग गया था, और उनको जब हम ऑपरेट करते थे तो मुझे रियलाइज़ होता था कि हम उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते थे। हम का मतलब मेरा नहीं है, हम सारे सर्जन्स जो रिजल्ट हम जो सर्जरीज कर रहे थे उसके आउटकम इतने अच्छे नहीं थे कि हम कह सके कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ इसके बारे में करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बहुत अच्छे अच्छे सर्जन जो नामी सर्जन्स हैं उनके भी रिजल्ट उतने ही सब पार हैं जो वर्ल्ड लेवल के नहीं जो चाह रहे थे।
तो मैंने फिर ऐसे डॉक्टर से मिलना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया और उसमें फिर ट्रेनिंग की मैंने। ओके। और तब डिसाइड किया कि मैं उस क्वालिटी के हेल्थ केयर को अपने शहर में लेके आऊँगा। वाह वाह। सो आपने स्टार्ट कब किया था? बिकॉज अभी आप जस्ट यू आर 35, हाँ राइट? हाँ सो ये जो आपने मोर देन 1000 सर्जरी की है, जी सो जी दो की बहुत ही रेयर है। हाँ सर। तो आपने स्टार्ट कब किया अपना? सर मैं ये जब जर्नी 29 कैसे का था, स्टार्ट हुई? 2019 में, जस्ट ओके कोविड के पहले, ओके। तब मैंने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग चालू की थी। अच्छा। और ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट ये रहता था कि आपको इक्विपमेंट खरीदना, और इक्विपमेंट बहुत महंगे हैं तो बहुत लोग तो खरीद नहीं सकते उसको। तो इक्विपमेंट भी मैंने ईएमआई पे खरीदी थी। इक्विपमेंट खरीदना बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होता था कि ये सर्जरी काम करती है, ओके। क्योंकि ये सर्जरी इतनी नई थी कि 90% जिस डॉक्टर को भी मिलूंगा तो बोलता था इससे कुछ नहीं हो सकता, ये तुम लोग सब फर्जीवाड़ा कर रहे हो। इस सर्जरी, ये इतने छोटे छेद से कोई ऑपरेशन करता है? 1 सेंटीमीटर का छेद है, हम तो 10 सेंटीमीटर का इंसिजन लेते हैं, इतना बड़ा तब जाके काम होता है, ओ। तुम इतने छोटे छेद से कैसे कर सकते हो? तो बड़े बड़े सर्जन जब हमको ऐसा बोलते थे तो बहुत डिमोटिवेटिंग लगता था। ओके। और इंडिया में भी या वर्ल्ड वाइड भी करने वाले बहुत कम लोग थे जो ये सर्जरी करते थे या रिजल्ट दिखा पा रहे थे। तो आपकी ट्रेनिंग भी बड़ी मुश्किल हो गई थी कि आपको सीखने भी जाना है तो कहाँ जाओ, और इक्विपमेंट खरीदना तो इतने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट कि आप खरीद नहीं पा रहे हो। ओके। तो वहाँ से एक चैलेंज चालू हुआ था। तो मैंने तो उस समय डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है। मैंने एक सर्जन को देखा था एक ऑपरेशन करते हुए और उनके रिजल्ट देखे थे, और उन्होंने ऑपरेशन किया और मरीज 2 घंटे में चलने लग गया था। ये एक जादू लगा मुझे कि ये सर्जन, ये जादूगर बन गया है। और वो इतना इंस्पायरिंग लगा कि मैंने बोला कि मुझे अपने जीवन का अगले 1-2 साल का उद्देश्य तो ये बनाना है कि मैं कम से कम इन जैसा बन सकूं। राइट। तो वहाँ से शुरू हुआ सर। ओके। उनसे इंस्पिरेशन मिली मुझे कि मैं सर्जरीज चालू करूं। फिर इस दुनिया में जैसे जैसे घुसते गए तो पता चला कि इससे भी और अच्छा है, और अच्छा टेक्निक इवॉल्व हो चुकी है, और अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं। तो वहाँ से फिर वो पागलपन शुरू हो गया कि अब घुस तो गए हैं, अब इसमें बेस्ट बनना है। ओके। तो उस बेस्ट बनने की चाहत ने इस नंबर को वो किया है। ग्रेट ग्रेट। सो इस पे एक फॉलोअप मेरा क्वेश्चन है कि बिकॉज इन जनरल अगर हम लोग देखें, रायपुर की अगर हम लोग बात करें और खासकर स्पाइन की बात करें, हाँ सर। तो मेरे लिए बहुत ही रेयर है कि किसी ने रायपुर में मेरे नोन में स्पाइन से रिलेटेड सर्जरी की है, या मेरे लिए बहुत नया टॉपिक है, राइट? हाँ सर। और आप किस तरीके के पेशेंट डे इन डे आउट आपको मिलते हैं? जैसे हम लोग इन जनरल क्या देख रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल कोई रायपुर से बाहर है, वो ट्रीटमेंट करने के लिए रायपुर आ रहे हैं, रायपुर वाले बॉम्बे जा रहे हैं, हाँ बॉम्बे वाले फॉरेन जा रहे हैं। हाँ तो ये जो है, तो आपके पास जो इन एंड आउट जो मिलते हैं, जैसे मैंने आपका एक रील भी देखा था जो वायरल हुआ था रिसेंट में, जिसमें आपने डिस्कस किया था कि कोई आउट ऑफ छत्तीसगढ़ कोई पेशेंट थे, और आई थिंक राखी का ऐसा कुछ था। हाँ हाँ तो वो आपको किस तरीके के लोग मिलते हैं अभी, या कौन आपके पेशेंट हैं अभी? सर क्या हो गया है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ये मुझे रियलाइज़ हो, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि मैं उसको दिखा सकूँ किसी को। ओके। तो मैंने ना अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था जिसमें मैं लोगों से बात करता था, पेशेंट से बात करता था। बहुत सारे लोग पेशेंट से बात नहीं करना चाहते या उनके रिजल्ट नहीं दिखाना चाहते, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं अच्छा करता हूँ, लेट द पेशेंट्स टॉक। तो पेशेंट जो बात करते थे अपनी भाषा में, वो अपना कहानी सुनाते थे, मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, तो उससे लोगों को बहुत इंस्पिरेशनल मिलता था। और जो नेगेटिविटी थी ना डॉक्टर्स के अगेंस्ट की डॉक्टर बात नहीं करता, तो उससे पेशेंट्स लोग को लग जाता था कि ये डॉक्टर कम से कम मिलनसार तो है, बात तो कर सकता हूँ, मेरा दर्द सुनेगा। तो वो सुन के सिर्फ इतने से लोग मेरे पास दूर दूर से आने लग गए। ओके। वो उनको पता नहीं कि मैं कितनी अच्छी सर्जरी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन उनको सिर्फ ये चाहिए था कि डॉक्टर मेरी तकलीफ सुन तो ले, समझ तो ले। मतलब ये इतनी छोटी सी बात भी इतनी रेयर हो सकती है, कोई इमेजिन कर सकता है? हाँ, क्योंकि मेरे अगर पर्सनल भी एक्सपीरियंस देखें, डॉक्टर्स कितना भी अच्छा हो, मतलब ये चीज़ मेरे को एक्चुअल में रायपुर में मिसिंग दिखती है, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट मैंने बाहर से भी कराया है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप बहुत मेजर है। हाँ सर। और लोगों को क्या लगता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। और कुछ मेरे फैमिली डॉक्टर्स भी हैं जिनसे हम बात करते हैं, तो उनका एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो बहुत ही पॉजिटिव है अपनी फील्ड में, कि बड़े से बड़ा भी बीमारी अगर किसी पेशेंट को, तो मैं ये बोलता हूँ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। और एक्चुअल में बोलते मेरी बात लगती भी है और लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि माइंड में या थॉट में कितने परसेंटेज वेटेज देना चाहिए कि लोग ठीक भी हो जाते हैं थॉट से? बहुत बड़ा रोल है सर। बहुत से पेशेंट्स जो मेरे ओपीडी में आते हैं ना, बहुत ज़्यादा थक हार के आते हैं, कुछ बीमारी लेके आते हैं, और मेरे से मिलने के बाद बोलते हैं डॉक्टर साहब आपसे मिलके तो मेरी आधी बीमारी खत्म हो गई। तो सिर्फ बोलते नहीं है,
दे फील दैट वे राइट। कि आपने जो मुझे समझाया, आपने जो मुझे बताया कि ये ठीक कर सकते हैं, इसके ये चांसेस हैं, ये एक उम्मीद की किरण है, वो कोई एक आदमी प्यार से बता दे उतना ही काफ़ी है राइट। कि उसको लड़ने की हिम्मत तो दो। हाँ। देखिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, कर्म आप कर रहे हैं, अब हर पेशेंट को सक्सेस नहीं मिल सकती, लेकिन एक उम्मीद तो दो ताकि वो लड़ सके। राइट। तो थॉट्स प्रोसेस का बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल, बहुत जिस प्रकार important है। मैं बात करूंगा उससे पेशेंट की हीलिंग में बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ राइट, वो और तो है। क्योंकि मैं अगर उनके मोटिवेट कर दूं तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सही तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। अगर वही वो डीमोटिवेटेड रहेंगे, मैं तो बीमार पड़ गया, मेरी जिंदगी खत्म है, तो ही मे नॉट डू ऑल दोज थिंग्स। या हमको पता नहीं ना हमारे ब्रेन किस तरह हमारे बॉडी को हील कर रहा है। हमारी रिसर्च इतनी डीप अभी हुई भी नहीं है कि हमारे ब्रेन कैसा केमिकल रिलीज कर रहा है जिससे किस प्रकार की हीलिंग हो रही है। तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है ही उसमें, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उस प्रकार आपकी हीलिंग इन्फ्लुएंस होती है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो सर, अगर स्पाइन की बात करें तो अभी जनरली कुछ सेइंग भी है कि भाई सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, है ना? तो आपने बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उसके जी, बारे जी। में बताइए कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली। तो अभी स्मोकिंग को सब लोग समझते हैं कि स्मोकिंग तो खराब है, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं, इतना कॉमन हो गया है। वही आज से 50 साल पहले स्मोकिंग को इतना बुरा नहीं मानते थे। वैसे ही अभी ट्रेंड आ रहा है, लोग समझते जा रहे हैं कि सिटिंग भी उतना ही नुकसान कर रहा है जितना स्मोकिंग कर सकता है। राइट। लंग्स को नहीं कर रहा है स्मोकिंग की तरह, लेकिन आपके बैक को कर रहा है, आपके नेक को कर रहा है, आपके जॉइंट्स को कर रहा है, खराब कर रहा है। ओके। तो ओवरऑल आपका शरीर डैमेज हो रहा है अगर आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, अगर आप एक्टिव नहीं रह रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना लोगों को कि स्मोकिंग जिस प्रकार बुरा है, एक प्रोलॉन्ग सिटिंग भी उतना ही बुरा हो सकता है अगर आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो अभी लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कितना नुकसान कर रहा है अगर आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, अगर आप फिट नहीं रह रहे हैं और लंबे समय सिर्फ बैठ रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी को कितना नुकसान हो सकता है। ओके, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग एज अ ट्रेडर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग 9 से 3:30 तक मार्केट में कंटिन्यू सीटिंग रहती है, जी। राइट? तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एक एज के बाद ये प्रॉब्लम आ ही रही है, तो इससे कैसे कोप अप कर सकते हैं या क्या चीज़ें हम लोग अप्लाई करें? सर देखिए, काम करना तो ज़रूरी है, हर किसी के लिए है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं आज काम नहीं करूँगा या मैं 30 साल काम नहीं करके रह सकता हूँ। तो उसको काम करना ही है, पर उसके लिए एक टर्म कॉइन्ड है अर्गोनॉमिक प्रैक्टिसेस के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपके काम करने की जगह को आपके हिसाब से सूट किया जाए, आपके हिसाब से डिज़ाइन किया जाए। ओके। तो बेसिकली ये इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपके चेयर की हाइट कैसे होनी चाहिए, बेड बैक रेस्ट कैसे होना चाहिए, नेक रेस्ट होना चाहिए कि नहीं, स्क्रीन की हाइट कितनी होनी चाहिए। ये सब प्रैक्टिसेस से अगर आप फॉलो करते हैं, जिसके सबकी गाइडलाइंस अवेलेबल है ईजिली, तो उससे आपका बॉडी में स्ट्रेन पड़ना कम हो जाएगा, ओके। ताकि आपको बार बार वो पेन नहीं होगा हर छोटे छोटे काम करने पे। राइट। तो अर्गोनॉमिक प्रैक्टिस को अगर यूज़ करते हैं तो ट्रेडर्स भी 3 से 6 घंटा अगर बैठ रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके। मैं बस ये रिकमेंड करूंगा कि अगर उनको हो सके तो हर 40-50 मिनट में 2 मिनट का ब्रेक लेके खड़े हो जाएं। अगर वो स्क्रीन से हट नहीं सकते तो वहीं पे खड़े हो जाएं। अगर पॉसिबल है कि उनका डेस्क हाइट बढ़ सकता है तो आधे घंटे खड़े होके काम कर लें। ये भी ऑप्शंस है जो कि आजकल हो गया है कि डेस्क की हाइट ऊपर नीचे हो जाती है, खड़े होके काम कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आधा पौन घंटे खड़े होके काम कर लें, फिर बैठ जाएं, थोड़ा सा चल लें। तो कुछ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने से आप हेल्दी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना है, काम तो सबको करना ही है। ओके। और इन जनरल हमने देखा है कि बॉडी में कुछ इंडिया में खासकर, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स है यूएस में, तो अब वहाँ पे पता है कि D3 डेफिशिएट है, राइट? तो वो कंटिन्यू मेडिसिन लेते हैं। बट इंडिया में हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं और जब भी वो मल्टीविटामिन वगैरह रिकमेंड करते हैं हमको, तो हम लोग उसको एक तरीके से एज अ मेडिसिन लेते हैं। पर मुझे लगता है कि बाहर की कंट्रीज में आपकी इट्स काइंड ऑफ मैंडेट कि आपको लेना चाहिए। सर ये बस मैं कहूँगा कि हमारे अवेयरनेस की डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग इतना हमारा इंडिया में पॉपुलेशन जनरल पढ़ता कम है ना। भले ही पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक पढ़ाई करने के बाद में वो उसके बारे में डीप रिसर्च या थोड़ा बहुत भी अपने सेहत के बारे में रीड नहीं करते हैं। राइट। आजकल यूट्यूब आने के कारण वो देख तो ले रहे हैं, हाँ जी। लेकिन पढ़ते नहीं है किसी भी लिटरेचर को कि क्या मुझे चाहिए, क्या मेरे खाने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये बस फ़र्क है। बाकी इंडिया में भी आजकल हम लोग जो देने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी रहती है। हम लोग तो खुद लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं सुबह 8:30-9 बजे हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता हूँ और रात के 9 बजे वापस आता हूँ, तो मुझे भी सनलाइट नहीं मिलती है। तो सनलाइट लेना हर किसी के लिए आजकल एक लग्जरी हो गई है ना। जिसको सनलाइट मिल पा रही है वो ज़्यादा अमीर है, ऐसा है। तो विटामिन डी का सप्लीमेंट्स हम लेते हैं हर मंथ या हर वीक, किसी किसी को जो ज़्यादा कमी है उसको हर वीक लेते हैं।
तो लेना पड़ता ही है। और अवेयरनेस की बात है, मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में इंडिया भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा। जिस प्रकार इंटरनेट रेवोल्यूशन से चेंज हुआ है 2016 के बाद से अभी तक में, अगले 5-6 साल में वो एजुकेशन में भी बहुत फर्क पड़ेगा कि लोग रिसर्च करना, खुद से पढ़ना, वेबसाइट्स पे जाना चालू करेंगे। राइट। अभी तक का जो लोग थे वेबसाइट्स पे ज़्यादा नहीं जा रहे, पर आपने अभी नोटिस किया होगा हर कोई चैट जीपीटी पे सर्च करना एक्सटेंसिवली चालू कर दिया है। राइट। तो एक वो वेबसाइट पे ढूंढने का जर्नी खत्म हो गया। आपको जो चाहिए एक चैट जीपीटी या किसी भी एआई मॉडल पे डाल के, परप्लेक्सिटी या किसी पे डाल के आपको डीप रिसर्च मिल जाती है कि मुझे इसके क्या न्यूट्रिशन चाहिए। आपको डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपका विटामिन डी कम है, आपने टेस्ट करा लिया है, तो आप सीधा एक एआई सर्च करेंगे तो आपको आपके वेजिटेरियन डाइट के हिसाब से क्या होना चाहिए, कितना सन एक्सपोजर, आपकी रूटीन को क्या मॉडुलेट करना है, वो सब बना के दे देता है। तो हाँ, अगेन द इसी पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा। तो अभी क्या हो रहा था, अभी तक लोग गूगल कर रहे थे, राइट। हाँ। तो मैं भी किसी डॉक्टर से मिला था, मैंने अपनी पूरी बहुत डीप स्टडी कर ली थी, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हाँ, था। हाँ। और उसके बाद जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपकी रिपोर्ट्स को ट्रीटमेंट नहीं करना है, मेरे को आपको ट्रीट करना है, राइट। रिपोर्ट्स आपकी कुछ भी बोल रही हैं, बट मेरे को आपको स्पेसिफिक ट्रीट करना है। बट अब जो अभी नेक्स्ट अभी हम लोग कुछ टाइम से देख रहे हैं कि एआई का एक जनरेशन है। तो एआई तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स भी लोग अपलोड करके और सारा चीज़ें अपने से स्टडी करके आ जाते होंगे। और कई बार आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या कि जिसमें आपसे ज़्यादा उन्होंने स्टडी किया हो? और कई बार वही होता है ना कि भाई आप एक टाइम में ऐसा भी होता है कि द मोर आप एनालिसिस करें और हम लोग बोलते हैं कि मोर पैरालिसिस हो जाता है मार्केट में भी। तो ये आपको कभी ऐसा कभी हुआ आपके साथ? होता है सर। अनफॉर्चुनेटली रायपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे अभी भी लोग डॉक्टर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो क्या कह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम एआई। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो रिपोर्ट्स लेके आते हैं डबल चेक करना चाहते हैं। बट अगर आप कॉन्फिडेंट है और आपको बीमारी के बारे में मालूम है तो मुश्किल नहीं होता किसी को कन्विंस करना या किसी को डायग्नोस या ट्रीट करना। मैं कहूँगा ये एक अच्छा ही है। अगर पेशेंट अवेयर है, अपने बारे में सोच रहा है ना, तो मेरा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके। अगर वो अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं है उसको क्या बीमारी है, वो क्या कर रहा है, तो मेरा काम और मुश्किल होता है क्योंकि उसको मुझे एजुकेट करना है। अगर वो अवेयर है तो मुझे एक और प्लेयर मिल गया मेरी टीम में। बट क्या ये जो सेकंड जनरेशन की थॉट है, अगर आपके फादर से अगर हम लोग डिस्कस करें सेम क्वेश्चन, तो उनका क्या थॉट प्रोसेस है इसमें? सर वो उन्होंने अलग दुनिया देखी है। सो किसी के लिए भी वो एडजस्ट करना आसान नहीं है, है ना। उन्होंने इतनी जनरेशन चेंज होते देखी है। कहाँ उस समय ना मोबाइल ना इंटरनेट कुछ भी नहीं था। उन्होंने इंफॉर्मेशन एज देखी है, अब रेवोल्यूशन आ गया एआई का। तो उनके लिए शायद ये मुश्किल होगा, मेरे फादर या उनके जैसे उस एज के डॉक्टर्स के लिए, कि ये टॉलरेट कर पाना कि कोई सामने से इंफॉर्मेशन लेके आके मुझे बॉम्बार्ड कर रहा है। लेकिन समय के साथ बदलना पड़ेगा सर। जो नहीं बदलेगा वो पीछे छूट जाएगा। ओके, ग्रेट। सो अभी इस पे ही मैं कहीं पे आपका जब हमारा डिस्कशन हुआ था कि आपका पॉडकास्ट लेना है हमको, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। तो किसी डॉक्टर का एक रील वायरल हुआ था, डॉक्टर रचिता ऐसा कुछ नेम था। जी। तो उन्होंने ये डिस्कस किया था कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो एक तरीके से लूट रहे हैं जनता को, राइट। तो इस तरीके का जो निगेटिविटी आ जाती है डॉक्टर्स को लेके, तो उस पे आपका क्या व्यू है? सर आपने जो बोला ना, डॉक्टर रक्षिता सिंह ने बोला कि ऐसा ऐसा है। इवन एक डॉक्टर जब होके ये सोच रहा है कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ लूट रहे हैं, तो उसके पीछे ना एक माइंडसेट हमको समझना पड़ेगा कि हम कहीं ना कहीं इतना लैकिंग भी हमें अपने कम्युनिकेशन में कि हम समझा ही नहीं पा रहे हैं अपनी बातें, या हम जो काम कर रहे हैं उसको जता नहीं पा रहे कि इस काम का ये वैल्यू जनरेट हो रहा है। इस कारण हम पीछे छूट रहे हैं। बिल्कुल गलत है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल लूट रहा है। इंडिया का हेल्थ केयर प्राइवेट हॉस्पिटल के कंधों पर ही रखा है। अगर आप देखेंगे, मैं कॉरपोरेट भी नहीं कहूँगा, कॉरपोरेट तो केवल 5-10% लोगों को ही शायद ट्रीट करता है। छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल जो इंडिया के हर कोने में हैं, छोटे डॉक्टर जो अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं, उनके दम पे पूरा इंडिया का हेल्थ केयर चल रहा है। शायद ही 5% से भी कम लोग होंगे इंडिया के जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जा भी सकते हैं, राइट, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं इंडिया को, वो एक छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल ही हैं जिनके कंधों पे चल रहा है। और वो सक्सेसफुल नहीं चलाते तो आज इंडिया इतनी अच्छी हेल्थ कंडीशन पे नहीं होता। डेफिनेटली। और इवन हेल्थ केयर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में आई थिंक चीप है। लोगों को एक हेल्थ केयर टूरिज्म के नाम से भी इंडिया इज ग्रोइंग। बिल्कुल।
सर आपने मेरा एक रील आप बता रहे थे, आपने राखी वाला एक रील देखा यस था। यस यस। मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आप अगर यूके में या यूएस में हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो कितना समय लगेगा और इंडिया में कितना समय लगता है। जैसे एक पेशेंट को स्लिप डिस्क हुआ, कमर से पैर में दर्द हो रहा था, तो उसको रियलाइज़ हो गया मुझे स्लिप डिस्क हुआ। उसने एमआरआई कराया, मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन किया। एक दिन में ऑनलाइन कंसल्टेशन हो गया। मैंने बोला आपको सर्जरी लगेगी, अगले दिन वो पहुंच गया। अगले दिन राखी थी, राखी के दिन जब पहुंचा 2 घंटे में उसकी सर्जरी हो गई। अगले दिन वो डिस्चार्ज हो गया। टोटल 48 आवर्स में वो रांची से रायपुर आके सर्जरी करा के वापस चला गया। सब कुछ अमेजिंग है ना। यही चीज़ अगर आप यूके यूएस में होते ना, तो आपको एमआरआई का अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद का मिलता, तो डायग्नोसिस 2 महीने बाद होता, उसके बाद सर्जरी का अपॉइंटमेंट शायद 3 या 4 महीने और बाद मिलता। ओके। तो लोगों को पता नहीं है कि हम इंडिया में कितना फास्ट काम करते हैं या कितना एफिशिएंट है, और जितने में उनका एमआरआई होता है इसमें उसका पूरा इलाज हो गया। ओह यस। अगर एमआरआई का कॉस्ट लगभग 1 लाख के आसपास आपको दूसरे कंट्रीज में पड़ता है, इंडिया में वो 5-6 हज़ार रुपए के आसपास में हो जाता है। Right. इस पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट 1 लाख रुपए में हो गई। वाह। वो वहां से ट्रैवल किया, आया, इलाज कराया, गया, एक दिन में ठीक हो गया। ओके। सो अभी ये सर्जरी को लेके भी काफ़ी, खासकर स्पाइन सर्जरी को, क्योंकि मैं अपने पर्सनल लाइफ से भी कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि सर्जरी को लेके लोग बहुत ज़्यादा लास्ट ऑप्शन रखते हैं कि कुछ नहीं होगा तो हम लोग सर्जरी ही करेंगे लास्ट में, है ना। तो और पूरी लाइफ अपनी ऐसे ही निकालते रहते हैं। जैसे मेरे को भी नी का प्रॉब्लम था। हाँ सर। तो मेरा लिगामेंट टीयर हो गया था बैडमिंटन खेलते हुए। तो मैंने बहुत लोग से डिस्कस किया, तो कई लोग जो लिगामेंट टीयर है जिनका, वो ऐसे ही निकाल रहे थे अपनी लाइफ। तो मुझे समझ में आया कि फिर डॉक्टर्स से मैं मिला, उन्होंने बताया मेरे को कि ठीक है अभी आप नहीं कराएंगे, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको हो सकता है नी रिप्लेसमेंट भी लगे। तो एक जो छोटी चीज़ में आप अभी कर सकते हैं। हाँ, तो खासकर स्पाइन में भी मैंने देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम रहती है और कंटिन्यू ऐसे ही। तो आपको कितना लगता है कि अर्ली डायग्नोस होना चाहिए? सर अर्ली डायग्नोस होने का बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मैं उसको इजीली ठीक कर सकूँ। कुछ भी चीज़ अगर अर्ली होती है ना, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है एज अ सर्जन। लेकिन मैं ये नहीं करता हर इंसान को सर्जरी की ज़रूरत है। राइट। स्पाइन की फील्ड में 90% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ओह 90% पेशेंट जो मेरे यहाँ आते हैं उनको डॉक्टर को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। उनको फिजियोथेरेपिस्ट या एक अच्छे जिम में जाने की ज़रूरत है। अच्छा। उनको अगर बैक पेन हो रहा है तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अच्छा वर्कआउट करें, अच्छी डाइट लें, एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिले। लेकिन वो सब काम मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं उनको स्क्रीन कर सकता हूँ। Yes. और इंडिया में एक लग्जरी है कि आप डे 1 पे जब आपको कमर दर्द हुआ आप स्पाइन सर्जन के पास जा सकते हो। हाँ आपको वो देख लेगा उसी दिन। उसी दिन। तो ये इंडिया में कितनी बड़ी लग्जरी है। यस। लेकिन 90% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो अगर हम लोग स्पाइन का अगर थोड़ा सा हम लोग समझें एज अ लेमैन, राइट। हाँ सर। तो जनरली ये बोला गया है कि जो स्पाइन में आपकी जो वेन्स रहती हैं, राइट, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है लोगों को। हाँ तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि व्हाट इज एग्जैक्टली। सर स्पाइन एक ना हमारा नर्वस सिस्टम का ट्रैक्ट है, समझिए। एक पाइप जा रही है, फाइबर ऑप्टिक पाइप जैसे जाती है आपकी इंटरनेट की, वैसी एक पाइप जा रही है वो ब्रेन से जो पैर को कनेक्ट करती है। ओके। एक हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रेन बताएगा पैर कैसा चलना है, पैर रिस्पॉन्स देगा कि मेरा पैर कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है। तो एक हाईवे को अगर कोई चीज़ दबा देगी तो कम्युनिकेशन रोक देता है और फिर वो पेन की तरह जाता है। ये माइल्ड से सीवियर कैसा भी हो सकता है पेन, ज़रूरी नहीं हमेशा स्पाइन का पेन सीवियर रहे, पर कई बार बहुत डेबिलिटेटिंग पेन होता है, असहनीय दर्द जो हम कहते हैं, मछली की तरह पेशेंट तड़प रहा होता है। आप देखोगे ऐसा है, फिर तो उसमें पलट गया कि सो नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, जाग नहीं पा रहा है, मतलब वो किस तरह अपना जीवन निकाल रहे हैं। हम फॉर्चुनेट हैं कि हम उसको सर्जरी करके 1-2 घंटे में ठीक कर सकते हैं। ओके। तो वो जो कितना % क्योर हो जाते हैं अगर आप देखेंगे तो? समय रहते आए तो 99% लोग क्योर हो सकते हैं। ओके। टाइमली आए। अगर देखिए सर, इसको इस एक एनालॉजी दूंगा आपको मैं। जब कहीं पे भूकंप आता है, मलबा गिरता है, लोग फंसे हुए रहते हैं, आपको बाहर से पता नहीं रहता कोई बचा है कि नहीं बचा है ना। आप मलबा हटाते हो इस उम्मीद में अंदर कोई बचा है, उसको हमको जिंदा निकालना है, जल्दी से जल्दी निकालते हो। सेम चीज होती है स्पाइन सर्जरी में। अगर कोई नस दब गई है तो मैं पहले से नहीं बता सकता कि ये नस मर गई है कि जीवित है। ओके। मुझे उसे डिकम्प्रेस करना है। अच्छा। अगर मैं एक मौका ही नहीं दूंगा तो वो तो मरेगी ही। ओके। है ना। ओके ग्रेट। तो इसलिए सर्जरी ज़रूरी हो जाती है कुछ लोगों के लिए, जो बोलते हैं कि मेरे तो पैर कम करना बंद कर दिया, अब चालू होगा कि नहीं होगा। जब तक मैं उस नस को डिकम्प्रेस नहीं करूंगा, एक मौका नहीं दूंगा ठीक होने का, वो ठीक नहीं होगी। ओके। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि भूकंप में जैसे हम भले ही वो मुर्दा है अंदर, फिर भी हम निकालते हैं इस उम्मीद में कि शायद आखिरी सांस चल रही हो
शायद हॉस्पिटल ले जाएं तो कुछ हो जाए इसका। उसी तरह नस अगर दब गई है, आपको डीकम्प्रेस करना है, उसे वहाँ के दबाव से हटाना है, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में लाना है, ताकि चमत्कार होने का एक चांस तो दो। ओके, सो चमत्कार पे ही मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि जैसे अभी आपने मोर देन 1000 सर्जरीज की है, तो जी सर। जैसे हम लोगों ने कोई मूवी देखी थी मुन्ना भाई आई गेस, कि हाँ, उन्होंने हाँ। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि ये जो हाथ है वो कभी सर्जरी करते हुए नहीं हिले, हाँ, बट अगर हाँ, मैं यही अपनी बेटी का कर रहा हूँ सोचूंगा, हाँ। तो मैं कहीं ना कहीं डेफिनेटली मेरे हाथ हिलेंगे और कहीं ना कहीं मैं गलत करूंगा। तो आप लोग पे क्या प्रेशर रहता है जब आप लोग एंटर करते हैं? थोड़ा प्रेशर रहता है सर, पर एक टाइम, एक ट्रेनिंग के बाद ना आपको वो इंसान दिखना बंद हो जाता है। ओके। जैसे अर्जुन का वो महाभारत में फोकस वाला इंसिडेंस था, कि जब वो उस चिड़िया की आंख पे एक तीर मारना था, तो उनसे उसके गुरु पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है, तो वो कहते हैं मुझे सिर्फ एक आंख दिख रही है, उसको ना चिड़िया दिख रही है, ना आसपास के पेड़ पत्ती दिख रहे हैं, ना कुछ दिख रहे हैं। उसी प्रकार का एक फोकस डेवलप करना पड़ता है कि मैं इस सर्जरी कर रहा हूँ तो इसका इंसान मुझे नहीं दिख रहा। एक डिटैचमेंट है। आपको सुन के अजीब लगेगा कि मैं इसे इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, लेकिन वो ज़रूरी है मेरे लिए। यस। क्योंकि कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कि, फॉर एग्जांपल, एक अभी मैंने एक पेशेंट को ऑपरेट किया जो 32 साल का था, उसकी वाइफ पास अवे, उसका छोटा बच्चा था 2 साल का। मेरी उम्र का फादर है, मेरी उम्र का उसका बच्चा है, मेरे बच्चे की उम्र का, और वो बोल रहा है कि सर इस बच्चे का कोई नहीं है मेरे अलावा, अगर आपकी सर्जरी में कुछ भी बुरा हुआ तो इसका कोई देखने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर उस मेंटल प्रेशर को मैं लेके अगर सर्जरी में चला गया तो मैं शायद उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे वहाँ अपने आप को डिटैच करना पड़ता है। भले ही मुझे वो स्टोरी सुना चुका है, भले ही बता चुका है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वहाँ से डिटैच हो जाऊँ। मैं इसके बच्चे के बारे में ना सोचूं, मैं इसकी पास अवे वाइफ के बारे में ना सोचूं कि क्या हुआ कैसे हुआ, बिकॉज इफ आई गेट टू अटैच्ड तो शायद मेरे हाथ कांपेंगे। ओके, सो मैं बहुत लोगों को, मतलब हम भी कई जगह डिस्कस करते हैं, तो डिटैचमेंट लोगों को लगता है एक निगेटिव वर्ड है, बट मेरे हाँ, को हाँ, लगता है कि आप डिटैच पूरी तरीके से नहीं हो सकते। यू आर जस्ट कि आप अटैच हैं, हाँ, बट जो इल इफेक्टिवनेस ऑफ अटैचमेंट हो हाँ, जाता है हाँ। वो आप उसको माइनस करते हैं। वो उस समय के लिए डिटैच हूँ बस। Yes. मैं जब सर्जरी कर रहा हूँ वो आधे 1 घंटे का पीरियड है जब मुझे अपनी बेस्ट एफिशिएंसी में होना है, तब मैं उस इमोशंस को अलग रखना चाहता हूँ। सर्जरी खत्म हो गई, जब मैं उसकी केयर वापस से कर रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, तो वापस वो सारे इमोशंस आ जाते हैं कि मुझे आपका ख्याल रखना है। राइट। लेकिन सर्जरी करते समय सर, सर्जरी एक फील्ड थोड़ी रूथलेस फील्ड है। मैं लोगों को काट के उनके अंग निकाल रहा हूँ, इधर उधर जोड़ रहा हूँ। तो ये ऐसा काम नहीं है कि आप एकदम प्लेजेंट माइंड से कर सकते हैं। यू हैव टू बी रूथलेस सम टाइम। आपको कुछ चीज़ काटनी है, डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कुछ मसल्स को आपको काट के निकालना है, कुछ बोन्स को काट के निकालना है। आप ये नहीं सोच सकते अरे मैं इसका निकाल दिया तो इसका आगे क्या होगा। तो आपने प्लान किया, आपको प्लान एग्जीक्यूट करना है। ओके। ओवर थिंकिंग जो आप बता रहे थे, सर्जरी के दौरान ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते आप। आपको सब कुछ पहले से प्लान होता है, जस्ट एग्जीक्यूट करना होता है। तो आपका मतलब आप अपना 100% देते हैं वहाँ पे, हाँ, और रिजल्ट्स को आप सिंपल सा जो हाँ, गीता हाँ। में भी बोला गया कि आप जी, जी। फल करिए, कर्म कर्म करिए, करें, फल की इच्छा ना करिए। वो बताना बहुत ज़रूरी है सर, कि जैसे एक डॉक्टर है, लोग भगवान की तरह मानने लग गए हैं। पहले मानते थे, आज शायद तो नहीं मानते, लेकिन कहते ज़रूर हैं कि डॉक्टर आप तो भगवान का रूप हो। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, मुझे डॉक्टर ही रहने दो। मैं एक इंसान हूँ, आपकी तरह जीता जागता एक इंसान ही हूँ। आप जैसे कोई एग्ज़ाम में 100% तैयारी करके जाते हैं, 100% मार्क्स कभी नहीं आते, वैसे हमारे साथ भी हम कितना भी अच्छा काम करें, रिजल्ट मेरे हाथ में कभी नहीं होता। मेरी कोशिश 100% हो सकती है, मेरी ईमानदारी 100% हो सकती है, मेरी तैयारी 100% हो सकती है, एग्जीक्यूशन भी 100% हो सकता है, उसके बावजूद भी रिजल्ट 100% नहीं होगा। राइट। सेम विथ तो ट्रेडर्स कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसमें भी 10 में 10 ट्रेड सही नहीं जाते हैं, बट इन अ लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे कि आप जस्ट प्रोसेस में रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी हिट रेशियोज भी बढ़ते जाते हैं। हाँ, तो डॉक्टर्स मेरे को लगता है कि धीरे 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 होता है धीरे बहुत सारी फील्ड्स वो में भी, कंपाउंडिंग इफेक्ट आप जो कहते हैं ना, हाँ जी, वो हमारे फील्ड में भी आप छोटी छोटी अच्छी आदतें जोड़ते जाते हैं ना, उसके Yes. कारण एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है। Yes. आम डॉक्टर से Yes. छोटी छोटी कंपाउंडिंग चीज़ें रहती है। मैं आज ये करूँगा, वो उस चीज़ को आप आदत में डाल दिए, अगले दिन आपने ये और करूँगा इसको। तो छोटी इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स होते हैं जो आपको 4-5 साल में एक रेवोल्यूशनरी डॉक्टर बना देते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आपकी मस्टैंग के बारे में। जी सर। तो उसकी स्टोरी कैसे हुई, और
क्या आपको लैंड किया कि यस आपको एक मस्टैंग ही बाई करनी है? बिकॉज ड्रीम्स तो सबका होता है, मस्टैंग हाँ, लेनी है, जैसे मेरा भी ड्रीम है कि मेरे को भी अच्छी लगती है कार, स्पेशली ब्लैक कलर की, और ग्रीन कलर मेरे को इसलिए फेवरेट है क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो हमारा ग्रीन है, ग्रीन रहता है। राइट? सो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। डेफिनेटली कभी टाइम मिलेगा तो हम राइड करेंगे हाँ, आपकी। तो वो स्टोरी के बारे में बताइए, और वो किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज किया, और आप सोशल मीडिया में जैसे अभी एक्टिव हैं, जी सर। और डेफिनेटली बहुत लोग हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम बॉम्बे एक डॉक्टर से भी मिला था, तो उनके मैंने वीडियोस देखे थे और उनके पास जाके मैं मिला तो मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया, बिकॉज उनका जो थॉट प्रोसेस था और मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं सेम चीज़ पे लैंड हो रहा था। हम्म। तो उस पर आपको किस तरीके से हेल्प मिला, और बिफोर दिस कि आप कैसे लैंड हुए सोशल मीडिया पे? ओके सर, मस्टैंग का शुरुआत आप पूछे कैसे मैंने सोचा। तो देखिए, जब आप स्टूडेंट रहते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें मन में रहता है कि यार कि एक स्पोर्ट्स कार कुछ होती है, ले सकते हैं। तो इंडिया में हमको तो क्या पोर्शास लैम्बोर्गिनीज यही पता थी। मस्टैंग तो जब इंडिया में उन्होंने लॉन्च की तब पता चला कि ये कार भी हम ले सकते हैं करके। उसके पहले तो ये अनअटेनेबल लगता था स्पोर्ट्स कार। तो जब उन्होंने लॉन्च की थी तो वो 65 लाख की थी, और 65 लाख में स्पोर्ट्स कार पहली बार इंडिया में आई थी। तो Okay. एक बहुत एक ऐसा मिला था ना कि ये लो लाइंग फ्रूट है, शायद मैं कर सकता हूँ, शायद इसे ले सकता हूँ। तो वहाँ से वो चालू हो गया था कि मेरे शायद अप्रोच में आ जाएगी। और उसका लुक्स तो बहुत अच्छा था, उसकी लेगेसी इतनी अच्छी है, हम इतने मूवीज़ में देखते हुए आए हैं। Yes. हर बच्चे की ड्रीम कार तो रहती है, पता तो रहता है मस्टैंग है करके। Yes. तो वो एक मन में आया कि यार मैं शायद इसे लेना चाहूँगा। और कुछ दिन करते करते मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई हैव टू फाइनलाइज अ डेट। तो मैं उस समय 26 साल का था। मैंने डिसाइड किया था मैं 30 का होऊंगा, तब तक मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं ये ले लूँ। Oh. और मैंने डेट फाइनल कर ली थी कि 30 साल तक लेना है, अगर नहीं लिया तो नहीं लूँगा फिर करके। Okay. तो आपने तो मैंने 31 में ली। पर Okay. वो एक रीज़न ये भी था कि मैं तो 29 का था, तब से लेना चाह रहा था। लेकिन उस समय फोर्ड इंडिया छोड़ चुका था, उन्होंने सेल्स बंद कर दी थी। एक ये कारण था कि मैं ले नहीं पाया। Okay. तो मुझे प्री ओन्ड लेनी पड़ी। अच्छा। तो लेकिन मैं नया लेने के इंतज़ार में 2-3 साल वेट किया, ओके। लेकिन फोर्ड ने सेल ही नहीं किया इंडिया में उसके ओके। बाद, इसलिए मुझे सेकंड हैंड लेनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब आप 25-26 साल के थे तो आपने कुछ चीज़ मैनिफेस्ट की थी और वो आपने अचीव डेफिनेटली की? सर, ये जो थॉट प्रोसेस ना उसी समय चालू हो गया था कि आप कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं ना, तो मैं जो करता हूँ, मैं हर चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ। हम्म। कि अगर कोई एग्ज़ाम भी देना है तो उसके 10 दिन की तैयारी में ब्रेक कर लूँगा। वैसे ही एक कार परचेज जैसे था, तो मैंने सोच लिया था अगर ठीक है ईएमआई में लेंगे इतना, तो अपना डाउन पेमेंट इतना होगा, उसके लिए ये इतना करना पड़ेगा। तो वो सोचते सोचते जो बैकवर्ड कैलकुलेशन आई ना, उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद 1.5 से 2 लाख रुपए की सेविंग हर महीने एक्स्ट्रा कार के लिए चाहिए। उसके अलावा 1.5 से 2 लाख तो एटलीस्ट अर्निंग होनी चाहिए। तो 3 से 4 लाख रुपए महीना कौन डॉक्टर कमाता है, ये फिर मैंने सोचना चालू किया कि किस प्रकार एक ऑर्थोपेडिक सर्जन इतना अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो वैसे तो बहुत डॉक्टर कमाते हैं, लेकिन मेरे मन में था कि एथिक्स हमेशा होने चाहिए और वर्क क्वालिटी होना चाहिए। तो वहाँ से रियलाइजेशन हो गया था कि एक स्पाइन सर्जरी एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि किसी भी फील्ड में हम जाएंगे तो पैसा वहीं पे बनता है जो चीज़ डिफ़िकल्ट है और जो चीज़ रेयर है। जो चीज़ ईजिली मिल रही है और जो चीज़ आसान कोई भी कर सकता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। राइट। तो इसलिए मैंने स्पाइन सर्जरी वहाँ देखा था, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है, बहुत कम स्पाइन सर्जन है जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो वहाँ से रियलाइजेशन हो गया था कि मुझे स्पाइन में ही घुसना है। कॉन्फिडेंस तो था कि मैं कर लूँगा, लेकिन एक मोटिवेशन था कि बहुत रेयर है, बहुत कम लोग अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं, तो मुझे उसमें घुसना है। घुसने के बाद में रियलाइज़ होने लगा कि कितना डिफ़िकल्ट है, पहले तो उतना पता नहीं था। घुसने के बाद समझ में आया 1-2 साल में था कि मैं कहाँ घुस गया हूँ, क्यों आ गया हूँ, ये इसमें तो रिजल्ट ही नहीं है। और फिर वहाँ से जर्नी चालू हुई, एकदम नीचे आ गया मैं अपने करियर के, कि ना पेशेंट थे ना कुछ था। देन था कि मस्टैंग लेनी है तो क्या करोगे, तो आपको नई टेक्निक सीखनी पड़ी। ओके। तो मैंने मस्टैंग लेने के लिए नहीं, पर एक अच्छा सर्जन बनने के लिए, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं थी जब मैं नया नया बन के आया था। तो मुझे अपने आप को एनहांस करना पड़ा, सीखना पड़ा। लगभग 2 साल तक तो मैं सिर्फ स्पाइन सर्जरी के वीडियो ही देखा हूँ यूट्यूब पे। ओके। मतलब वो पागलपन सा आ गया था कि मुझे ये सर्जरी सीखनी है, और बहुत मुश्किल था वो सर्जरी सीख पाना, क्योंकि कोई सिखाने को तैयार नहीं था, ये कोई बहुत करने रेयर वाला नहीं फील्ड था। है ये। हाँ, बहुत रेयर फील्ड है। आपको कोई सिखाने के लिए भी 6-8 महीने बाद का अपॉइंटमेंट देगा कि 1 हफ्ते के लिए आना, 8 महीने बाद। हो। तो आप 8 महीने क्या करोगे, आप वीडियोस देखोगे। तो अच्छा चीज़ ये हुआ कि सब चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल, उस समय तो उतनी नहीं थी, पर जितनी थी मैंने एक भी वीडियो नहीं छोड़ी जो यूट्यूब या कहीं पे अवेलेबल हो और उसकी वीडियो मैंने नहीं देखी। तो इससे ना मन में आपका पहले से ही, आप वहाँ पहुँचने के पहले आप एक सर्जन बन चुके थे
कि मुझे पता था कि इस स्टेप के बाद ये होना है, इस स्टेप के बाद ये होना है, मैं अंदर जाऊँगा तो मुझे ये दिखेगा, मुझे ये करना है। तो पूरा दिमाग में रेडी हो गया था। और उसके बाद इक्विपमेंट लेने की जब बारी आई तो ऐसा था कि मैंने इक्विपमेंट ईएमआई पे लिए पूरे वाले, और ईएमआई भी इतनी हो गई थी कि मेरी सैलरी का 90% ईएमआई में जाता था, और मैंने किसी को नहीं बताया था, आज पहली बार रिवील कर रहा हूँ। ओके। तो मैं 1 साल पूरा वो ईएमआई को चुकाया, और 1 साल सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये महीने में निकालता था। ओ। तो मैंने वो दिन भी देखा कि एक डॉक्टर हूँ, कमा रहा हूँ, लेकिन अपने पैशन पूरा करने के लिए मैं पूरा चीज़ अपने एंडोस्कोप के ईएमआई में डालता था। तो वहाँ से एक चीज़ और रियलाइज़ हो गया कि पैसे की ज़रूरत नहीं खुश रहने के लिए। ये अंडरस्टैंडिंग भी आ गई थी कि मेरा पैसा कुछ बचता ही नहीं था, मैं अपनी वाइफ के पैसों में खाना खा रहा हूँ, इधर उधर कुछ कर रहा हूँ, और मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये महीने जो ईएमआई के बाद बचते थे वो मेरे पेट्रोल में जाते थे, और कोई सेविंग नहीं होती थी। और लेकिन उस समय एक बहुत माइंड चेंजिंग हुआ कि मेरी हैप्पीनेस ना मेरी मनी से डिटैच हो गई। यस। कि मैं तब भी खुश रह रहा था, मैं तब भी अपना काम एंजॉय कर रहा था, और तब शायद ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि मैं अपनी पसंद की सर्जरीज कर पाता था उस एंडोस्कोप से जो मैंने खरीदा था। ग्रेट। एंड धीरे धीरे वो काम बढ़ते गया, 20-30 सर्जरी हुई पहले, फिर 100 सर्जरी पार हो गई, तब कॉन्फिडेंस आया कि मैं सर्जरी कर सकता हूँ, और धीरे धीरे अभी लगभग 1500 होने वाली हो। वाओ, अमेजिंग। सो 35 इयर्स की एज में मतलब ऑलमोस्ट 1500 बहुत हाँ। ज़्यादा डेफिनेटली मोटिवेटिंग है। और मेरे को लगता है कि बहुत अनकॉमन है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं वो 30-35 इयर्स में तो पढ़ाई करते रहते हैं। हाँ सर, मैं इसमें एक श्रेय दूंगा क्योंकि मैं एक सेकंड जनरेशन डॉक्टर हूँ सर। यस। लोगों को लगता है कि ये गलत है, लेकिन मैं जिस लाइफ में मुझे लगता है कि आपको जो भी एडवांटेज मिलता है आपको लेना चाहिए। जो अनफेयर फेयर कुछ हो मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपको कहीं भी कुछ भी एडवांटेज मिल रहा है आपको ग्रैब करना है, अगर आप नहीं ग्रैब कर रहे हो तो आप पीछे छूट जाओगे। तो एज मेरे फादर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो मैंने उनका एडवांटेज लिया कि मैं उनसे सर्जरी क्लोज हैंड सीखते रहा। जब लोग मतलब मुझे याद है मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस में था जब मैं 18 साल का था, मैं तब से घर आया हूँ तो वो वेकेशन नहीं रहा है, वो इंटर्नशिप ही रहा है। मैं घर आता था, घर आके मुझे छुट्टी नहीं मनाने दिया जाता था, पापा मुझे सीधा अस्पताल ले जाते थे। तो वो जो सेकंड जनरेशन होने का उन्होंने मुझे एडवांटेज दिया कि मैं जब सेकंड ईयर एमबीबीएस से था और फाइनल पीजी तक उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मुझे एक बहुत बड़ा जंप स्टार्ट मिला। कि मैं वापस आया तो मुझे पता था सर्जरीज कैसे होती है, हॉस्पिटल कैसे चलाया जाता है, और उन्होंने हाथ पकड़ के सिखाया, मैं बोल सकता हूँ सर्जरी मुझे। नहीं, बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि आपने एडवांटेज लिया है, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जज्बा था। हाँ, और भूख आपके थी। अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा हर देखो, कोई नहीं कर सकता। हर किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हाँ, एक हाँ। छोटे से छोटा बंदे को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैंने देखा है। इवन हाँ, हाँ। हो सकता है कि इतने टाइम में हमने भी कई लोग को अपॉर्चुनिटीज दी है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट कि आप अच्छा करें, बट उसमें से कितने लोग उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं। तो ये Definitely, आपके लिए बहुत ही मेरे को लगता है पॉजिटिव हाँ। चीज़ रही कि आपने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। हाँ, और जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली उसको डेफिनेटली आपने जस्टिफाई किया है। हाँ। और बहुत ही अमेजिंग आपकी जर्नी रही है अभी तक। जी। तो थोड़ा सा हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करते हैं कि अभी हम लोग स्पाइन की बात करते हैं तो रोबोटिक्स का हम लोग नाम सुनते हैं कि रोबोट्स ही अभी सर्जरी कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि रोबोट्स कर रहे हैं कि हम ऑपरेट करें? व्हाट इज सर एग्जैक्टली दिस? बेसिकली क्या है कि आपके फाइन मूवमेंट्स जो है ना, बहुत हद तक वो आप रोबोट से करवा रहे हैं, लेकिन रोबोट खुद नहीं कर रहा है। सर्जरी के पहले आप ही उसको प्लान दे रहे हैं कि ये मुझे करना है। सर्जरी के दौरान भी आप उसको उस मौके तक लाके छोड़ते हैं कि देखो आप यहाँ तक पहुँच गए हो, अब ये स्टेप बस आप करो। ओके। तो उस स्टेप को वो करता है, बाकी आगे का फिर स्टेप आप करते हैं। तो रोबोट अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, हालांकि मार्केटिंग के लिए बहुत यूज हो रहा है ना। लोग अपने आप को रोबोटिक्स सर्जन बोलना चाहते हैं क्योंकि उससे मार्केटिंग होती है, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि मेरा सर्जरी रोबोट ने किया है करके। पर अभी भी 90% 99% जॉब डॉक्टर का ही है। ओके। उसी को प्लान करना है, उसी को एग्जीक्यूट करना है, और रोबोट को भी सुपरवाइज करना है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप जो जानता नहीं है उसके लिए तो लगता है कि मेरा रोबोट ने नी रिप्लेसमेंट किया है। रोबोट क्या एक एडवांटेज देता है कि आपको एक्यूरेसी देता है, जो आपने जो डिफाइन किया था उसको वो परफेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। यस। लेकिन डिफाइन आपको ही करना है। बस एग्जीक्यूशन आपका हाथ जो चलना था, यहाँ से मुझे हड्डी काटनी थी,
वो उसको काट के वैसा की वैसा दे देगा, प्लेन सरफेस बना के देगा। जैसे एक सीएनसी मशीन होती है, यस। आपने देखा होगा, जो कटिंग करती है लोहा और लकड़ी में कट कर देती है, उसमें सीएनसी मशीन जो कर रही है एग्जैक्ट वो सेम काम रोबोट घुटने में करता है। ओके। कोई फर्क नहीं है। सीएनसी मशीन में आप फीड कर देते हो मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, रोबोट में भी वो फीड कर देते हो मुझे ऐसा कट चाहिए। एग्जैक्टली वो बर रहेगा या 100 रहेगा वो कट करके देगा, लेकिन डिफाइन आपको करना है, उस मटेरियल को किस एंगल पे रखना है वो आपको डिसाइन करना है। तो बहुत कम पार्ट है रोबोट का। हाँ, जो लोग पेट की सर्जरीज में डाविंसी रोबोट का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि आप कुछ कुछ जगह पे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। पेट इतना छोटी सी जगह है, वहाँ पे आप 3-4 हाथ घुसा के काम करेंगे तो जगह ही नहीं है काम करने की। यस। तो वहाँ पे रोबोट क्या काम करता है, पतले पतले उसके हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं, आप उसके द्वारा काम करते हैं, काम Okay. आप ही करते हैं, ओके। पर वो आपके हैंड को वो छोटा एक्सेस दे देता है। सो आपको लगता है कि की होल सर्जरी जो अभी हम लोग सुनते हाँ। हैं इन जनरल, तो की होल सर्जरी और ओपन सर्जरी में बेसिक क्या डिफरेंस है? सर एग्जाम्पल मैं इसका भी एक एनालॉजी समझाऊंगा। जी। आपको जैसे पानी चाहिए, एक ऑप्शन हो सकता है कि आप वहाँ पे तालाब खोदेंगे, ओके। है ना। तालाब खोदना एक ओपन सर्जरी की तरह, तालाब खोदे तो नीचे से पानी आया, तो आपने लेकिन तालाब खोदने के लिए सब कुछ डैमेज कर दिया, वहाँ का मैदान खराब कर दिया पानी बस के लिए, तो वो हो गई ओपन सर्जरी। दूसरा आजकल बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, पाइप से करते हैं, वो कुएं खोदने के बराबर है। आप एक चौड़ी जगह से खोदे लेकिन टारगेट तक वहीं पहुंचे, नीचे तक गए, पानी निकाल के ले आए। जो एंडोस्कोपिक सर्जरी जो सबसे एडवांस सर्जरी हो गई है, उसको मैं ट्यूबवेल से करता हूँ कि आप पतला सा पाइप लेके जहाँ पे पानी चाहिए वहाँ पे गए और पानी लेके आ गया, कुछ भी डैमेज नहीं किया आपने। ओके। तो डैमेज का स्तर कम, हर जनरेशन में कम होते गया, टारगेट सेम रहा, रिजल्ट सेम रहा, पानी मिला सब में। वाह, अमेजिंग। है ना। तो फर्क यही है कि आपने आसपास कितना डैमेज किया। आपको जो करना था वो तो आपने किया ही, लेकिन पहुंचने के लिए क्या क्या गड़बड़ी क्या किया। ओके। एक्सेस रिलेटेड मॉर्बिडिटी कहते हैं हम इसको अपने टर्म्स में। अच्छा। वहां तक पहुंचने के लिए काम तो आखिरी में वही करोगे, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बनाने में आपने जो डैमेज किया था उसमें हर एवोल्यूशन में फर्क आते गया है। ग्रेट ग्रेट। सो अभी आपको क्या लगता है कि डाउन द लाइन नेक्स्ट 5 years 10 years हम एज अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी रिसेंट में, लोग बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली आप भी, मैं आपकी रील्स देख रहा था, आप भी बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं और टाइम देते हैं अपनी हेल्थ को लेके। जी सर। और साथ में मैं भी थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा था, तो मेरे को समझ में आया कि अब इंडिया में आने वाले टाइम में लोग अपने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा कोट देखा था जिसमें बोला था कि योर बॉडी इज़ योर बिगेस्ट रियल इस्टेट। हाँ हाँ, जो आप ओन करते हैं। तो क्या लगता है आपको? मैं इस पे एक और ऐड ऑन करूंगा। मैंने कल ही सुना एक कि लोग कहते हैं कि जो रियल वेल्थ है, जो पैसा और ये सब, वो रियल वेल्थ नहीं रह गई है। रियल वेल्थ इज योर बॉडी, एंड उसके आगे का लेवल है रियल वेल्थ इज योर बॉडी एंड योर स्पाउस इज बॉडी। राइट। अगर आप फिट है और आपकी स्पाउस भी फिट है, देन दैट इज द रियल फ्लेक्स जो आप दुनिया में दिखा सकते हो कि हम वेल्दी हैं। क्योंकि वेल्दी वही रह सकता है जो मेंटली फिट है, इमोशनली फिट है। फिजिकली फिट तो एंड में होता है, इन मेंटल फिट लोग ही जिम जाते हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं लोगों की लाइफस्टाइल में? और जैसे हम लोग ने देखा अभी रिसेंट में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एजुकेशन को लेके, खासकर हेल्थ इंडस्ट्री में। और साथ में बहुत सारे, जैसे हमने जिम में भी देखा अभी, जो हार्डकोर जिम कर रहे हैं या जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं एक निगेटिव भी है ना सर। और साथ में स्टेरॉइड यूज़ करना, और साथ में लोगों का एक जिम को लेके भी निगेटिविटी आ गई अभी कुछ टाइम से। मैं ये भी देख रहा हूँ इन द पैरेलल वर्ल्ड कि लोग जिम को भी बोलने वाले हैं, क्योंकि किसी ने बोला था कि जिम जाने वाला आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि उसकी डेथ पहले हो जाती है बूढ़े होने से पहले। तो क्या आपका एज अगर आप सर्जन देखें स्पाइन का, मैंने देखा है बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है जिम में। सर क्या होता है ना, आधा ज्ञान हर चीज़ में नुकसान करता है। आपके ट्रेडिंग में भी यही होता है कि जो लोग नए नए घुसते हैं आधे ज्ञान के साथ पैसे बनाने के लिए, वो नुकसान ही करते हैं। वैसे जिम में भी वही होता है कि बहुत सारे यंग बच्चे घुस जाते हैं किसी इन्फ्लुएंसर को देख के, कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ हैवी कोर हार्ड कोर एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके कारण अपनी बॉडी को डैमेज कर लेते हैं। जो भी मेरे से मिलता है जो जिम इंजुरीज के बाद आता है ना, मैं उनको एक सजेशन ये देता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि तुम ये याद रखो कि तुमको ये बॉडी अगले 60 साल और चलानी है। जो काम करो ये सोच के करो कि यही बॉडी मुझे अगले 60 साल चलानी है। मैं कुछ भी इसमें एनहांस या डैमेज करूंगा, मुझे 60 साल क्या चलने देगा ये। सीधा ही सबका रिएक्शन चेंज हो जाता है कि नहीं, अगर मुझे इतना, और वो सोचते ही नहीं है लोग इस बात को कि आपको एक ही बॉडी मिली है,
इसके अलावा और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई रिप्लेसमेंट। अगर आपको एक कार 60 साल चलाने बोली जाए तो आप कितना संभाल के चलाओगे, हर गड्ढे के बचा बचा के जाओगे। वही जिम में कितना अब्यूज कर रहे हैं लोग अपनी बॉडी को। मैं रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर का देख रहा था इंस्टाग्राम पे, 21 साल का है, स्टीरॉयड लेके उसने अपनी बॉडी इतनी अच्छी बना रखी, लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बोल रहा है मैं स्टीरॉयड लिया हूँ करके। लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ उसकी साइकी क्या थी कि मुझे इंस्टाग्राम पे एक फेमस होना है या कहीं पे भी फेमस होकर के अपनी बॉडी बना के दिखानी है। उसने अभी कर लिया, लेकिन बाकी भी तो उसके 60 साल की लाइफ बची है अभी, उसमें कितना नुकसान होगा उसको। यस। तो एक बहुत अच्छी किताब है सर, आप मुझसे पूछ रहे थे आप किताब पढ़ते हैं, हाँ तो मैंने जी। एक बुक का रेफरेंस दूंगा, इकिगाई, शायद बहुत लोगों ने पढ़ी होगी ये किताब। उसमें जापानीज लोग कैसे लंबा जीते हैं इसके बारे में लिखा गया है। तो उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है सर कि एक रेगुलर लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज करना। एक गांव में देखा गया कि लोग जो रेगुलर और मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत लंबा जीते हैं, और जो भी एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ सकता है। तो हर चीज़ का मॉडरेशन अच्छा है। वैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन को भी देख लोगे, जो भी एक लीडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, बाय द टाइम दे आर 35-40 कुछ ना कुछ उनकी सर्जरीज हो रही होती है, उनकी स्लिप डिस्क हो गई, उनके टेनिस एल्बो हो गया, घुटने का ऑपरेशन करा रहे हैं। तो अगर आप उस लिमिट तक पुश करेंगे तो आपकी लॉन्ग लाइफ हेल्दी नहीं रह सकती। आप कुछ ना कुछ आपको सर्जरीज या रेमेडीज लेते रहना पड़ेगा। सो अगर मैं इन जनरल बात करूं कि अगर मॉडरेट की बात करें, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि स्कूल में हम लोग को पीटी कराते थे, हाँ हाँ तो मैंने किसी को ये भी सुना है कि भाई आप दिन में अगर आप 20-25 मिनट पीटी भी कर रहे हो, राइट, तो भी आप फिट रह सकते हो। हाँ। आपको जिम की जरूरत नहीं है। तो एक मैं- मॉडरेट आपके डेफिनेशन मॉडरेशन में का है। डेफिनेशन क्या होता है सर, उसमें वेट ट्रेनिंग होना चाहिए। ओके। आपकी बॉडी की हेल्थ, बोन्स की हेल्थ वो डिफाइन करता है कि आपके मसल कितने हैं और कितने स्ट्रेंथ है। स्ट्रेचिंग करने से मसल नहीं बनती, योगा करने से मसल नहीं बनती। मैं योगा को मना नहीं कर रहा हूँ, योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको मस्कुलर होना है तो थोड़ा वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो मसल्स का बेसिकली क्या रोल है? सर मसल आपके बैलेंस देता है। आपके अगर मसल लोड कर रहा है जॉइंट्स को तो बराबर हड्डी मजबूत रहेगी, वहाँ पे बैलेंस बराबर बनाएगा, इम्बैलेंस नहीं चलेगा। और मसल से ही ब्लड सप्लाई हमारे बोन्स के आसपास जाती है, तो जितनी अच्छी मसल रहेगी उतना अच्छा आपका हेल्थ रहेगा उसमें। ओके, तो मसल स्ट्रेंथनिंग सबसे इंपॉर्टेंट मसल क्योंकि स्ट्रेंथ। अभी जैसे अभी हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, राइट, तो हम मेरे लिए भी अगर 5-6 महीने पहले आप बोलते ना मेरे को, तो मैं यही बोलता है कि यार बैडमिंटन तो मैं खेल रहा हूँ, तो मैं कार्डियो तो कर ही रहा हूँ, तो मेरा मसल भी ठीक रहेगा। बट मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया तो समझ में आ गया कि मसल स्ट्रेंथनिंग इज डिफरेंट एंड मसल बिल्डिंग इज डिफरेंट। हाँ अगर आपको मसल को रिटेन करना है, हाँ बिकॉज इस पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो फॉरेनर्स है जो कंटिन्यू जिम करते हैं, आफ्टर 60-70 भी उनकी बॉडी दे आर वेरी अच्छे लगते Maintained हैं, रहती है। मेंटेन रहती है। बट इंडिया में कहीं ना कहीं, इंडिया में भी अच्छे लोग आजकल देखने मिल रहे हैं। हाँ जी, एक रीज़न ये भी है सर, हमारी डाइट में प्रोटीन थोड़ा कम है। यस। है ना, हमारा डाइट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और हम उसको मानने को तैयार नहीं है। सो प्रोटीन में अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन में अगर आप पाउडर लेते हैं, राइट, हाँ, जो हाँ, अभी वे प्रोटीन ले वे रहे हैं। प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं या आइसोलेट ले रहे हैं, तो अब मेरे घर में भी ये था कि क्या ही तुम लोग ये सब ले रहे हो, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या एक्चुअल में पॉसिबल है कि इंडियन डाइट से आपका प्रोटीन इनटेक या क्या मेजरमेंट होना चाहिए? मुश्किल है सर, मुश्किल है, क्योंकि अगर आप प्योर वेजिटेरियन है, दूध भी नहीं लेते हैं, तो आपको प्रोटीन की सोर्स बहुत लिमिटेड है। और मैं खुद वे प्रोटीन लेता हूँ, और मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरे इवन थकने पे, स्लीप पे कितना फ़र्क पड़ रहा है एक अच्छा प्रोटीन डाइट लेने से। कि मैं अगर अभी शायद मेरी स्लीप 4.5-5 घंटे ही एवरेज रहती है हर दिन की, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो जाता है, लेकिन मैं अभी भी थकता नहीं हूँ कि मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहा हूँ। ओके, मैं फाइबर्स बहुत लेता हूँ, प्रोटीन ठीक ठाक लेता हूँ, लेकिन वो लेने से मुझे फ़र्क दिख रहा है। साथ में मैं क्रिएटिन भी ले रहा हूँ, ओके, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए वो हेल्प करता है, ओके। वो एनर्जी स्टोर करता है। तो न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि सब बुरा है, आपको रिसर्च करना है, रिसर्च करना बहुत ईजी हो गया है ना। अगर अभी कोई रिसर्च नहीं कर सकता एआई आने के बाद, तो फिर मैं बोलूँगा वो आदमी करना ही नहीं चाहता तो रिसर्च। एक आइडल कितना प्रोटीन लेना चाहिए अगर हम? सर आइडियली मिनिमम जो होता है ना, आपका बॉडी वेट अगर 70 है तो मिनिमम तो 70 लेना चाहिए, मिनिमम है ये। लेकिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इसका दुगना कर दीजिए, 140। ओके, तो बॉडी वेट से डबल, ओके, उतने ग्राम्स में प्रोटीन लेना है हमको। हाँ। तो अभी वही है इंडिया में, मतलब 140, मतलब अगर आप 2 स्कूप ले रहे हैं तो प्रोटीन, 50 मिल रहा है बस, हाँ, तो 50 ही मिल रहा है, बाकी आपको फिर बाकी आपको दूसरे डाइट से लेना दूसरे डाइट पड़ेगा। से कवर अप करना। ज़रूरी नहीं है उतना लें, लेकिन कोशिश तो करें, ओके, है ना। आप कुछ तो कोशिश करें, कुछ तो एफर्ट लें कि हमको उतना मिल जाए।
और साथ में लोगों का ये भी मानना है, मैंने देखा है कि भाई अगर जैसे मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं कभी जिम नहीं कर रहा हूँ या वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मैं प्रोटीन नहीं लेता हूँ। हाँ तो ये हाँ मिथ है लोगों का कि सर, ये मेरे साथ भी होता हाँ है। कि आपका एक जिस दिन डाइट, वर्कआउट नहीं किया ना, उस दिन मन ही नहीं करता प्रोटीन लेने हाँ, का। पर ये मन में है हमारा, शायद हम उसी तरह वायर्ड हैं। लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी को क्या पता कि आज आपको कैसे पता कि बॉडी को आज प्रोटीन नहीं चाहिए। यस, तो प्रोटीन प्रोटीन की इन जनरल हमको डेली रिक्वायरमेंट है। डेली रिक्वायरमेंट है सर। हाँ, ओके ओके। वर्कआउट करें ना करें, या तो बेस्ट होगा कि डाइट से ही मिले, जो आप खा सकते हैं उसको उसमें ले। ट्रेडिशनल इंडियन फूड में मुश्किल है, थोड़ा सा हमको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा और कुकिंग सीखना पड़ेगा कि कुछ अच्छे तरीके से हम प्रोटीन ऐड कर सकें। एज अ डॉक्टर है ना, हाँ हाँ आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, राइट? आपके बहुत सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे और आप सोशल मीडिया में भी एक तरीके से एक्टिव रहते हैं। तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर, पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। ये कई बार सिर्फ अपने मज़े के लिए हम बना लेते हैं, या कई बार होता है कि कुछ चीज़ मन करता है कि ये बताई जाए और उसको बनाते हैं, और वो हमारा कंटेंट इतना रिच होता है कि वो वायरल हो जाता है। हाँ कि हमारी बातें कुछ ऐसी रहती है, हमको लगता है कि यार इस बारे में बताना चाहिए, जी क्या अपना मैं जो सोच रहा हूँ मुझे अभी तुरंत मुझे बोलना है, और वो बोलने का एक माध्यम मिल जाता है। जी। तो वो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से जो हमने सोचा था वो उसको किसी और को बताने में मज़ा आता है, उसके द्वारा वो कंटेंट क्रिएटर है। बहुत सारे हेल्थ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं। मेरा काम वैसा नहीं है, मैं एक प्राइमरीली सर्जन हूँ और शौक से कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो स्टोरी कहाँ से चालू हुई, आपने कैसे थॉट आया? शुरुआत तो सर मज़े मज़े में किए थे कि मैंने जब कार ली थी तो कार के रील्स डालता था, कुछ बनाता था, वीडियो एडिटिंग करना खुद से सीखा। तो मज़े के लिए करते थे कि एक फ्लेक्स होता है कि हमने कार खरीदी, दिखाओ चार लोग को अच्छा लगेगा करके। कितने भी आप बड़े इंसान हो जाओ, मन का जो सेटिस्फेक्शन है दूसरे लोग देख के तारीफ करें, वो हमेशा रहेगा। वो एक ह्यूमन नेचर है, कोई गलत चीज़ नहीं है। मैं कितना भी बड़ा अच्छा सर्जन बन जाऊँ, कितना अमीर आदमी बन जाऊँगा, मुझे अभी भी मज़ा उसी में आएगा कि लोग तारीफ करें, जी है ना। तो हर किसी को रहता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, लेकिन हर किसी को चाहिए कि लोग उसके बारे में बात करें, तारीफ करें, कुछ बोले। जी। तो वहां से चालू हुआ था कि चलो डालते हैं कुछ अपने, हमने दोस्तों के बीच कार लिए तो दोस्त लोग देख लेंगे। अब दोस्त के बाद बाकी लोग भी देखने लगे और वहां से लोग जुड़ते गए। लेकिन उसके बाद मैं बहुत ध्यान नहीं देता था, तो कुछ कंटेंट क्रिएटर कंपनी लोग ने मुझे अप्रोच किया कि हम आपको मैनेज करेंगे, आप इतना पैसा दीजिए, ऐसे करिए वैसे करिए। तो मुझे लगा कि यार इतने पैसे दे करके मैं करूं तो क्यों ना मैं खुद करूं एक बार। कि पैसे देना तो ठीक है, समझ में आता है, वो एक्सपर्ट है, लेकिन मैं एक बार खुद कोशिश करूं, क्योंकि उसमें मेरा फ्लेवर जुड़ेगा अगर मैं वो चीज़ बनाता हूं। तो मैंने एक बार डिसाइड किया कि मैं इस हफ्ते हर दिन एक वीडियो बनाऊंगा, जो कंटेंट मुझे सूझा मैं बनाऊंगा। काम तो रोज़ कर रहे हैं, गाड़ी रोज़ चला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मैंने दिन में सुबह उठ के टारगेट रखा, आज मुझे एक वीडियो बनाना है, जैसा भी बने मुझे पोस्ट करूंगा। तो जब मैंने खुद के स्वाद में कंटेंट बनाया, अपने से बोल के बनाना है, और सोचा कि मुझे बस बनाना है, तो उसी एक हफ्ते में एक वीडियो मेरा 1 मिलियन क्रॉस कर गया। वाह। तो मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और अपने काम से ओरिजिनल रहना है। कि आप जैसे हो वैसा बोलो। अगर आप फेक करोगे तो शायद लोग पकड़ लें, लोग उसमें कुछ बोले, लेकिन आप अगर ओरिजिनल हैं, अगर आप अपने फील्ड के अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उसी का कंटेंट बना के डाल सकते हो। तो वैसे कंटेंट क्रिएशन बहुत फन नहीं है, जो लोग जानते हैं जो कर रहे हैं उनको ही पता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए रोज बैठ के वही कंटेंट बनाना एक सजा है जी ना। इट्स नॉट इजी एट ऑल। कि मुझे भी अपने मैनेजर मुझे बार बार बोलता है सर एक वीडियो बना के दो, तो मुझे कितनी चिढ़ मचती है कि मुझे काम करने दो, एक वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हो करके। लेकिन आपके लिए बहुत नेसेसिटी है आज ये। जो लोग दिख नहीं रहे हैं सोशल मीडिया में आजकल, हो सकता है आगे उनको उतना बिजनेस नहीं मिलेगा। एक तो ये फील्ड है, लेकिन आप रिलेशनशिप चाहते हो लोगों से। मेरे कंटेंट क्रिएशन का ये भी एक सेंस होता है कि मेरे मरीज या जिनको ज़रूरत है उनको पता तो चले मैं ये काम करता हूँ। कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो उतना वो तो सबसे प्राइमरीली ज़रूरी है, लेकिन वो अगर लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा है तो क्या मतलब उस अच्छे काम का। तो एक डॉक्टर होने के अलावा एक कंटेंट क्रिएटर बनना इसलिए भी था कि आपको खुद की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो वहीं से चालू हुआ था। अभी तो मज़ा आता है इसलिए करते हैं, और कुछ नहीं है कि कोई टारगेट नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ अपने शौक के लिए करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन चली जाए। लोगों से कनेक्ट करने में मज़ा आता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। तो अब जैसे जैसे शुरू में तो मज़ा आता है, लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आने लग गई है कि बहुत से बच्चे मुझे देख रहे हैं और उनको एक अच्छा डॉक्टर कैसा होता है, मुझे एक रोल मॉडल बनने का मौका मिल रहा है। जी तो धीरे धीरे वो वहाँ से फेज़ होके अभी जिस फेज़ में मैं हूँ, अभी मैं बहुत कॉन्शियस हो गया हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या पोस्ट करूँ।
क्योंकि ज़्यादातर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो बच्चे हैं शायद, या यंग एडल्ट्स हैं जो जिनका दिमाग मेरे बोलने से, मेरे करने से इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है आपको देख कर कि आप एक डॉक्टर होकर के कैसी लाइफ जी रहे हैं वो भी दिखाना, एक डॉक्टर की लाइफ कितनी ग्लैमरस है वो भी दिखाना। कि बहुत से बच्चे आजकल डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे, जी, जैसे आपके प्रोफेशन में बहुत से बच्चे ट्रेडर बनना ट्रेडर, चाह रहे हैं, हाँ, है ना, वो डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे क्योंकि उनको वो ग्लैमर दिख नहीं रहा डॉक्टर की जी। लाइफ का। तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक डॉक्टर की लाइफ भी कितनी ग्लैमरस है, आप जी सकते हो, आप कर सकते हो, बस मेहनत करनी है, दिखाना। क्योंकि आप सारी चीज़ें मैनेज कर ही रहे हैं। हाँ, सब चीज़ हो रहा है, हमारा हेल्थ अच्छा हो रहा है, यस, वेल्थ अच्छा ठीक ठाक आ जा रहा है, लाइफ अच्छी हो रही है, जी, काम अच्छा हो रहा है, इतना ही तो चाहिए जीवन में। ग्रेट। सो हमारा जितना डिस्कशन हुआ, मेरे को एक पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आपकी, कि मैनिफेस्टेशन के बारे में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने हाँ, काफ़ी हाँ। सारी बात की है। तो उस पर अगर फोकस होकर बात करें हाँ तो सर, क्या आपको लगता है एक्चुअल में चीज़ें? बहुत स्ट्रांगली लगता है सर, मैनिफेस्टेशन रियल में काम करता है। शुरू में जब मैंने किताबें पढ़ी थी मैनिफेस्टेशन के बारे में तो मुझे लगता था कि यार ये बस माइंड चेंज और ये सब की है, लेकिन धीरे धीरे मैंने फॉलो करना चालू किया था इसको, कि जो भी मुझे चाहिए उसके बारे में सोचना, कि मुझे अपना टारगेट डिफाइन कर लेना कि मुझे ये चाहिए, इतने साल में चाहिए। तो सिर्फ वो मैनिफेस्ट करना का मतलब होता है कि आप उसके बारे में सोचो कि वो मुझे चाहिए और कैसे हासिल होगा उसके बारे में सोचो। तो ये छोटे चीज़ से ना आपका माइंडसेट ऐसा बदल जाता है कि आप छोटे छोटे चीज़ों को उस बड़े इंसान के नज़रिए से देखने लग जाते हैं। जो हो सकता है 5 साल में आप बनना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से सोचने लग जाते हैं, जी, और वो छोटी हैबिट्स ही मैनिफेस्ट करती है आपको उस इंसान बनाने में। क्योंकि मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो जैसे बिल्कुल, आपके थॉट्स रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको हाँ, हेल्प हाँ। डेफिनेटली करते हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे कुछ तो पॉजिटिव होता है, हो सकता है नेगेटिव हो जाए, लेकिन उसका दर्द इतना नहीं होगा आपको, हम्म, है ना। अल्टीमेटली पेन तो होना ही है, सफरिंग इज इन योर हैंड, हम्म, दर्द तो मिलेगा ही, जी, उसमें तड़पना है कि नहीं तड़पना वो आपके हाथ में है। जी, जी, तो वो मैनिफेस्टेशन से और पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत फर्क पड़ता है कि दर्द तो सबको होता है, उसका एहसास का रिएक्शन कैसा है, आप उसको कैसे जिएंगे। हर की लाइफ पॉजिटिव नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी, कभी ना हाँ, कभी दुख सबकी आना ही लाइफ है, में अप एंड अप एंड डाउन्स डाउन हैं। होता है और डेली बेसिस पे होता है। हम्म, तो वो मुझे लगता है एक पॉजिटिव थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन एक जो हमको चाहिए वो उसको ना क्लैरिटी होनी चाहिए। जी, बहुत से बच्चों को या मैं तो बोलूँगा बहुत से बड़े लोग को भी पता नहीं है उनको जीवन में करना क्या है। हम्म, अ, उनके लिए मैं एक एडवाइस ये देता हूँ कि आप ना अपने आप में रहो 1-2 हफ्ता और सोचो कि मैं आज जहाँ हूँ, मैं 5-10 साल में मैं अपने आप को कहाँ चाहता हूँ, बस जीते मत रहो। हम्म, एक बार सोच लो, आपको 1 हफ्ता ज़्यादा लगेगा कि मुझे कहाँ बनना है, मेरी हैसियत क्या है, मैं कितना पढ़ सकता हूँ। और वो सोच लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने छोटे छोटे कदम आपको उठाने वहां तक पहुंचने के लिए। ऐसे देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बस एक दिमाग में सोच लो कि मुझे अगले 10 साल में क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्जन हूँ, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन बनना है, अगले 5 साल में बनना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं सारे बेस्ट स्पाइन सर्जन को देखूंगा वो कैसे काम करते हैं, वो Okay. अपनी सर्जरी में क्या काम करते हैं, वो अपने पेशेंट से कैसे बात करते हैं, उनका हॉस्पिटल कैसा दिखता है, ढूंढना शुरू करूंगा। और हर दिन मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी अपनी प्रैक्टिस पर लाऊंगा, और हो ही नहीं सकता कि मैं 5 साल बाद भले ही दुनिया का बेस्ट ना बनूं पर उसके बाजू में खड़े हो जाऊंगा, हम्म, है ना। तो आपको टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना क्या अगले 5 साल में, अगले 2 साल में, और वहीं से मैनिफेस्टेशन चालू होता है। आप जब तक सोचोगे नहीं आगे क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, आप किसी भी डायरेक्शन में घूमोगे फिर तो। आप अगर सोचे ही नहीं हो कि मुझे आ, गाड़ी कितनी महंगी लेनी है, घर कैसा लेना है, मेरे परिवार कैसा होना चाहिए, तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगा? फिर तो आप बहती नदी में जो मिला लेते चले गए। सो कहीं ना कहीं लगता है मेरे को कि आपका एक लाइफ में कोई ना कोई डेफिनेटली टारगेट होना चाहिए, नॉट 100%। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, हाँ, बट ब्रॉड टारगेट होना ब्रॉड चाहिए। टारगेट होना चाहिए। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 18-19 मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था। जी, तो उस समय मेरे माइंड में एक यही था कि मेरे को अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ बेटर करनी है, और मेरे को ये नहीं था कि मेरे को कैसे चालू करना है। बाई लक आप बोल सकते हैं, बाई चांस बोल सकते हैं कि आई लैंडेड टू स्टॉक मार्केट, कि मेरे को वहीं जॉब मिली, कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो बाई चांस मेरे को वहाँ जॉब मिली। फिर मेरे को लगा कि जब स्टॉक मार्केट में कर ही रहे हैं तो इसी काम को अच्छे से करते हैं। बिल्कुल। और जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की कि कैसे आप बड़े टारगेट्स को कैसे छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में करके
आप अचीव कर सकते हैं। तो मेरे को भी लगता है कि डेफिनेटली खासकर अगर हम लोग अभी बात करें कंटेंट क्रिएशन की, तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट ग्रेट, आपको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड नहीं है, तुरंत हाँ आपको सर। रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। कई बार जितने भी हमारे पास लोग आ रहे हैं जिनसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका यही था कि 4 महीने 6 महीने 1 साल तक मैं डेली वीडियोस बना रहा था, बट मेरे को कहीं ना कहीं वहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि मेरा एक रील वायरल हो गया और वहाँ से मेरे को मिला। तो लोगों को मेरे को लगता है इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन है Instant वो results चाहिए, रिजल्ट वो नहीं चाहिए। मिलता है यस, तो वो वो मुझे लगता है लाइफ की हर चीज़ में वैसा ही है सर। जी अगर जैसे कोई कंटेंट क्रिएशन की जर्नी पे शुरू करता है, तो शुरू में शायद उनके दोस्त भी बस लाइक करते हैं, कुछ टाइम बाद वो भी लाइक करना बंद कर हाँ। देते हैं। दोस्त ही सबसे पहले होते हैं जो लाइक करना बंद कर देते हैं। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि अननोन लोग आपको लाइक कर रहे हैं, पर आपकी फैमिली या नियर डियर ही आपका उनका लाइक नहीं आता, वो मिस होता है। तो नेचुरल है सर, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि तुम लाइक करो या हाँ नहीं जी। करो, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन्होंने मुझे अपने वर्स फॉर्म में भी देखा है। हाँ। जो नए लोग हैं उन्होंने तो देखा भी नहीं है, तो वो लाइक शायद ना करें दोस्त लोग। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में सर कंसिस्टेंटली बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। हम्म, आप अभी बनाते रहें, क्योंकि क्या होता है, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने मिल जाता है। जी। आप एडिटिंग स्टाइल सीख जाते हैं, आप कहाँ पे वीडियो डालना है, कितना वीडियो डालना है, कितना क्रिस्प रखना है, कैसे कट्स लेने हैं, हुक कैसे डालना है। ये एक दिन का जर्नी नहीं है। जी। आप जब तक रोज नहीं डालेंगे, करते नहीं रहेंगे, वो नहीं आएगा। ओके। और सोचते रहना पड़ता है। आप जब तक इंस्टाग्राम में दूसरे लोग को नहीं देखोगे, यूट्यूब में दूसरे लोग को नहीं देखोगे वो कर क्या रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। तो आपको इन्वॉल्व भी होना पड़ता है और साथ में सोचते रहना पड़ता है कि अगले वीडियो में मेरा क्या रहेगा। दूसरा लोग जो गलती करते हैं वो ओवर थिंकिंग है। मैंने देखा है कि मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा करके चक्कर में वो वीडियो ही नहीं डालते, परफेक्शन के चक्कर में। परफेक्शन के चक्कर में। और मैंने नोटिस किया है, मेरी जितनी एडिटेड वीडियोस है आज तक नहीं चली। जितनी नेचुरल रही, मैं कैमरे के सामने खड़े होकर बोल दिया और तुरंत पोस्ट कर दिया, वो सब वायरल हो जाती है। तो लोगों को भी ना नेचुरल पसंद है। जी। अभी का ट्रेंड तो यही बता रहा है कि उनको एडिटिंग से बहुत फर्क नहीं पड़ता जब तक आप ट्रू हो से कनेक्ट कर पा रहे हो। और इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं कंटेंट क्रिएशन। जी। आपको बस नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको कोई वैल्यू ऐड करना चाहिए। बेरोजगारों की संख्या बहुत है इस पॉडकास्ट सुनने के लिए भी। नहीं, डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि इट्स ग्रोइंग हो रहा है, क्योंकि हमने भी देखा इसके पहले लोग गूगल करते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी। तो कल मेरे एक फ्रेंड से डिस्कशन हो रहा था, उसका बेटा है 3 साल का है, राइट, 3 साढ़े 3 साल का है। वो कोई गेम प्ले करता है और कहीं पे भी वो अगर वो वहाँ पे स्टक हो जाता है ना, वो जस्ट जाता है यूट्यूब पे और सर्च करता है कि ये कैसे इसको मेरे को क्रॉस करना है, और वो यूट्यूब से देख के वो बोलता है अब समझ में आ गया कि मेरे को कैसा ये क्लियर करना है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यूट्यूब इज़ अ नेक्स्ट सर्च इंजन, जहाँ पे लोग अब आप गूगल में नहीं डालते हैं, आप सीधा सीधा टाइप करते हैं कि भाई कैसे मेरे को पता है। हर कोई देख लो, अगर मुझे कुछ कार में कुछ बिगड़ गया किसी की, तो वो पहले यही देखता है कि ये चेक इंजन लाइट जल रही है, इसका क्या मतलब है, ये कोड आ रहा है, इसका क्या मतलब है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, इसका क्या मतलब है। यूट्यूब पे सब मिल जाता है। और इवन मैं तो इस एक्सटेंट तक कहूँगा कि मैं सर्जरीज भी यूट्यूब में सिखाई हूँ लोगों को। मैंने तो सीखा भी हूँ, लेकिन अभी बहुत सारी मेरी सर्जरीज की वीडियो यूट्यूब में मैं डाल देता हूँ, क्योंकि 1-on-1 सिखाना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो मैं उसमें डाल देता हूँ और उनके कमेंट्स आते तो कभी रिप्लाई कर देता हूँ, या फिर उससे देख के लोग सीख जाते हैं। जब आदमी सर्जरी सीख सकता है यूट्यूब देख के, जो एक न्यूरो सर्जन है या स्पाइन सर्जन है, तो बाकी कंटेंट तो बहुत ईजी है। राइट, ग्रेट ग्रेट। सो अंकित सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, राइट, आपसे डिस्कशन करना, और ऐसा लग रहा है बात करते ही जाओ। और डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि और आपके साथ पॉडकास्ट करें आने वाले टाइम में। बहुत ही मज़ा आया आपसे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आने के लिए, और बहुत सारी आपको बेस्ट विशेज़ है, वो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको अचीव हो। और थैंक यू आने के लिए, बहुत ही मज़ा आ गया आपके साथ। ट्राई करेंगे कि आप जल्द से जल्द आपको बुलाएं, और एक हम लोग आपकी कार पे भी बनाएंगे, ड्राइव करते हुए। थैंक यू सर।